हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीर्वाद सोनी एंड वेलकम यू ऑल गाइज इन आरएक्स कैरियर इन फार्मेसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 1 पार्ट 5। हमने 4 वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में दे रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम बताएंगे आपको कि बैक्टीरिया कैसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया जा रहा है। बैक्टीरिया ग्रो कराने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें दे रहे हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। बैक्टीरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, दूसरा पेप्टोन्स की है, तीसरा मीट एक्सट्रैक्ट, चौथा अगार और पांचवा ईस्ट एक्सट्रैक्ट की। आइए इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी तरीके से बैक्टीरिया का भी लगभग 70 से 80% शरीर पानी से ही बना हुआ है, तो इसीलिए वाटर की रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है। तो इसलिए कल्चर मीडियम में जब भी आप बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पानी देना आवश्यक है। कल्चर मीडियम क्या होता है? एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं। आइए देखते हैं कल्चर मीडियम किस तरीके से दिखता है। कल्चर मीडियम सबसे पहले आपको दिख जाएगा, एक पेट्री डिश होती है ट्रांसपेरेंट कलर की, जिसमें सारे मटेरियल्स जितनी भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं ये सब भरी जाती हैं, और इतना सब डालने के बाद इसमें बैक्टीरिया को डाल करके ग्रो कराया जाता है। ये होता है कल्चर मीडियम। इसमें हम पानी क्यों डाल रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के शरीर का लगभग 70 से 80% हिस्सा पानी का बना हुआ है, इसलिए इसको मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे पानी की ज़रूरत है, तो इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। पानी का और भी काम होता है, हम लोग इसमें अभी न्यूट्रिएंट्स भी डालेंगे। उन न्यूट्रिएंट को फ्लो कराने के लिए या मूवमेंट कराने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। तो पानी एक व्हीकल की तरह भी काम करता है, यानी एक गाड़ी की तरह काम करता है, एक ऐसी गाड़ी जिस पर न्यूट्रिएंट बैठ करके जाएगी बैक्टीरिया के अंदर। हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे और उस मीडियम में जो पानी है वो उठा करके क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को ले जाएगा बैक्टीरिया के पास, ले जाएगा और उसे सर्व करेगा। हम लोग ये जान लें कि पानी को, जो भी हम पानी लें उसमें हम डिस्टिल वाटर लें। हमें डिस्टिल वाटर की ज़रूरत है, ना कि हमें टैप वाटर की। मान लीजिए अगर आपने घर के टैप वाटर का इस्तेमाल कर लिया या पॉन्ड वाटर या रिवर वाटर का इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या होगा? उसमें प्रेजेंट जो मैग्नीशियम आयन है वो आपके कल्चर प्लेट में रखे हुए और भी चीज़ों से रिएक्ट कर जाएंगे, जिससे कल्चर मीडियम खराब हो जाएगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। आइए हम लोग पढ़ते हैं पेप्टोन्स के बारे में। एक्चुअली पेप्टोन्स जो होता है वो प्रोटीन का एक हिस्सा होता है। जब कभी भी प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो प्रोटीन को जिस एंजाइम से तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद 2 फॉर्म में कंपोनेंट में बदलेगा। एक होता है प्रोटियोसिस और दूसरा होता है पेप्टोन्स। तो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स ये 2 पार्ट में टूटता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। जब हम लोग प्रोटीन की पार्शली डाइजेशन कर देते हैं, प्रोटीन मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये मान लीजिए प्रोटीन है, और प्रोटीन का पार्शली डाइजेशन कर देंगे तो एक हिस्सा ऐसा होगा जो पेप्टोन्स होगा और एक हिस्सा ऐसा होगा जो प्रोटियोसिस होगा। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि अपने एटमॉस्फेयर से वाटर को यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। मॉइस्चर से, अपने इन्वायरमेंट से अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में। अब हम पेप्टोन्स को कहाँ से पा सकते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम मीट, हार्ट मसल एक्सेट्रा। हम इसे मीट से पा सकते हैं क्योंकि मीट में हाई अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन को तोड़ेंगे और हम लोग क्या पालेंगे? पेप्टोन्स पालेंगे। अब आइए बात करते हैं मीट एक्सट्रैक्ट की। हम लोग इसमें मीट का एक्सट्रैक्ट भी डालते हैं, यानी मीट का जूस। एक तरीके से आप इस तरीके से समझ के चलिए, एक मीट का टुकड़ा है और इसे हम जब इसका जूस गार करके निकाल लेंगे, तो ये एक सिंपल भाषा में ऐसे नहीं किया जाता है। निकालने के तरीके मैं बताऊंगा। इसमें एक मेथड है जिसका नाम है हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, अगर ये मीट का टुकड़ा है तो ये हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से होकर गुजरेगा और इसके अंदर का सारा जूस या मटेरियल निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मीट के एक्सट्रैक्ट को निकाल करके और इस कल्चर मीडियम में हम लोग डालेंगे ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ झमाझम हो सके। तो भैया इसमें जो मीट एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होता है, आखिर क्यों मीट एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीएजेस होते हैं, जिलेटिन होती है, क्रिएटिन होते हैं, प्यूराइन होते हैं और कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। तो इसलिए हम लोग मीट का एक्सट्रैक्ट डालते हैं। अब हम लोग जो भी मीट एक्सट्रैक्ट लेंगे, आखिर वो मीट किसका लेंगे और कहाँ से लेंगे?
मीट किसी का भी हो लेकिन लीन मीट होना चाहिए। लीन मीट ऐसा मीट होता है जिसका मतलब होता है कि फैट उसमें कम होना चाहिए, यानी ऐसा मीट लेकर के आइए जिस पर फैट कम हो, कम से कम हो, तो उसे बोलते हैं लीन मीट। अगार, अब हम लोग अगार डालेंगे मीडियम में। अगार को एक गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, या आप कह सकते हैं एक गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, जिसको हम लोग कल्चर प्लेट में डालेंगे तो ये सॉलिड मीडियम बनाने का काम करेगा। जो भी मीडियम है वो इधर उधर गिरे उरे ना, इसलिए अगार का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगार भर दिया जाता है जो कि रेड एल्गी से पाया जाता है। रेड एल्गी समुद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग पा सकते हैं सीवीड एल्गी से। सीधी सी बात है, हम लोग अगार को कहाँ से पाते हैं? रेड एल्गी से पाते हैं, और रेड एल्गी कहाँ होती है? समुद्र में होती है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है कि ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड एल्गी, समुद्री एल्गी से पाया जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है कल्चर मीडियम का। क्यों? क्योंकि ये एक सॉलिड मीडिया की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, या कहें कि ज़ीरो होती है, कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। और माइक्रोब या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ग्रो करा रहे हैं, इसमें ना तो ये अगार को खा पाएंगे और ना ही अगार को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो अगार सिर्फ एक सॉलिडिफाई एजेंट की तरह काम करता है, उसे कोई नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। तो ये बात आप समझ के चलिए। लास्ट है हमारा ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ये मैंने पॉइंट पॉइंट में ईस्ट दिखा रखे हैं। ये जो ईस्ट है इसका हम लोग क्या यूज़ करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो हम मीट एक्सट्रैक्ट ले रहे थे इसकी जगह एज ए सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, यानी अगर ये नहीं अवेलेबल है तो हम लोग ईस्ट एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है जो कि ऑब्टेन्ड होता है सैक्रोमाइसिस सिरेवेसेई से। ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंजाई है जो कि ऑब्टेन्ड होता है सैक्रोमाइसिस सिरेवेसेई फंजाई से। इसमें हम लोग ईस्ट एक्सट्रैक्ट में क्या क्या लेंगे? हम लोग ईस्ट का रस लेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया है कि रस होता है, एक तरीके से अर्क होता है। ईस्ट के एक्सट्रैक्ट में उसकी ईस्ट की जो सेलवाल है उसको छोड़ करके उसके अंदर जितने भी मटेरियल है वो सब हम लोग ले लेते हैं। यानी आप एक ईस्ट लेकर के आइए, उसकी सेलवाल को हटा करके बाकी जितने कंटेंट उसके बचते हैं वो सब इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और इसमें डाल दिए जाते हैं ताकि न्यूट्रिशन मिल सके, उसको फीडिंग मिल सके। आखिर हम ईस्ट डालते ही क्यों हैं? क्योंकि ईस्ट के अंदर मौजूद है भैया भर भर के कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, ग्रोथ फैक्टर, इनऑर्गेनिक साल्ट, और साथ ही साथ विटामिन का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। हम लोग ये सारी चीज़ें डालेंगे ताकि बैक्टीरिया को विटामिन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, एमिनो एसिड मिल सके और ग्रोथ फैक्टर मिल सके, इनऑर्गेनिक साल्ट्स मिल सके, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। इसलिए हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मीट एक्सट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूट है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। मीट एक्सट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूट ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो चलिए भैया, अब हम लोग देखेंगे क्या है फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स यानी फिजिकल कंडीशंस क्या हैं एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। ऐसे कौन कौन से बाहरी फिजिकल कंडीशंस हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या उसको प्रमोट करते हैं। उसकी ग्रोथ को प्रमोट या करेंगे या तो डिस्टर्ब करेंगे। तो एक तो होगा इंक्रीज करेगा ग्रोथ को, एक होगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर, पीएच, गैस, ऑस्मोटिक प्रेशर और लाइट, ये सारे ऐसे फिजिकल कंडीशंस हैं जिस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ निर्भर करती है। तापमान कम ज़्यादा हुआ, बैक्टीरिया की ग्रोथ में कमी और ज़्यादा आने लगेगा। पीएच चेंज हुआ, ग्रोथ में चेंज आने लगेगा। टेम्परेचर में चेंज हुआ, ग्रोथ में चेंज आने लगेगा। गैसेस में चेंज हुआ, ग्रोथ में चेंज आने लगेगा। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर और लाइट में अगर चेंज हुआ या फिर लाइट डाल दी गई तो फिर ग्रोथ में फ़र्क पड़ जाएगा भैया। तो कैसे कैसे क्या क्या फ़र्क और कब पड़ेगा, कितने टेम्परेचर पे कौन सा फ़र्क पड़ेगा, आइए देखते हैं बैक्टीरिया के ऊपर लागू करके। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। वाइड रेंज मतलब ऐसी जगह भी सर्वाइव कर सकता है जहाँ टेम्परेचर कम से कम भी हो, यानी बर्फ़ वगैरह जैसी जगह है, आइस जो पहाड़ वहाड़ होते हैं वहाँ भी बैक्टीरिया होते हैं। और ऐसी जगह जहाँ एकदम खूब गर्म पानी के झरने भी हो ना, वहाँ भी सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया नॉर्मल तापमान पे जिंदा रह सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। अब हम आपको बताएंगे ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर बैक्टीरिया बहुत फास्ट और बहुत मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है। ऐसे टेम्परेचर को ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कहते हैं। अब अगर बैक्टीरिया
लोएस्ट टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहा है, तो ऐसे टेम्परेचर को मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर कहते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर पर, जैसे पहाड़ों पे अगर सर्वाइव कर रहा है, पहाड़ पे जब ये समझ लीजिए आइस है, बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ में अगर सर्वाइव कर रहा है तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। अरे फ्रिज में जो बर्फ़ जमाई जाती है वहाँ भी बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर वो टेम्परेचर होती है मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर पे, हाईएस्ट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है तो मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। हाईएस्ट मतलब जैसे राजस्थान चले जाएगी, एकदम चिलचिलाती हुई धूप है, इंसान नहीं, इंसान का शरीर क्या बचेगा, हड्डी और कंकाल बचेगी अगर वहाँ खड़े हो जाओ तो, ऐसा फील होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर है, और ऐसे टेम्परेचर में अगर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो उस टेम्परेचर को मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर कहेंगे। समझ में आ रही होगी बात, जहाँ तक मुझे आशा है। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम आगे बढ़ते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बेस्ड ऑन टेम्परेचर दे क्लासिफाइड एज, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के हालात पे, टेम्परेचर की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। अब टेम्परेचर की रेंज के हिसाब से हम देखेंगे। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया 0 से 15 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया साइक्रोफाइल्स। क्या बोलते हैं? साइक्रोफाइल्स बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर तापमान के अंदर सर्वाइव कर ले रहा है तो उसको मीजोफाइल्स बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया 45 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में सर्वाइव कर रहा है तो थर्मोफाइल्स। 0 से 15 साइक्रोफाइल्स, 20 से 40 मीजोफाइल, 45 से 70 थर्मोफाइल्स। याद कर लीजिएगा भैया, आपके काम की चीज़। पीएच भी बहुत अफेक्टिंग चीज़ है। अगर पीएच में बदलाव हुआ तो बैक्टीरिया की ग्रोथ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। आइए समझते हैं 3 टाइप्स के बैक्टीरिया जो कि पीएच में अलग अलग पीएच रेंज के लिए लागू होते हैं, जैसे एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, एल्कलोफाइल्स। नाम ही देख लीजिए भैया, एसिड। आप में जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल, बहुत खूबसूरत सा सवाल ये कि एसिड का पीएच कितना होता है? तो भैया 7 से कम होता है। न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 7 होता है। और बेस का पीएच कितना होता है? 7 से ज़्यादा लेकिन 14 तक, 7 to 14 तक होता है, ठीक है। आइए उसी बेसिस पे एसिडोफिल, मतलब एसिड से नाम बना है, एसिड, तो 1 to 6.5 इसका पीएच रेंज होगा। ये मतलब 1 to 6.5 पीएच रेंज के बीच में सर्वाइव करेगा। अगर पीएच रेंज 6.5 to 7.5 है तो वहाँ न्यूट्रोफाइल्स वाला बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। अगर एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट का जो पीएच है वो 7.5 to 14 है तो वहाँ एल्कलोफाइल सर्वाइव करेगा। आप समझ लीजिए। गैसियस की रिक्वायरमेंट, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बैक्टीरिया को, ज़्यादातर बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब पता चला एरोबिक बैक्टीरिया आप लेकर के आए ग्रोथ के लिए, हैं, और आपने रख दिया कल्चर मीडियम में। अब आप ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ऑक्सीजन देंगे नहीं, तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा भैया। तो समझने वाली बात है। तो गैसियस रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। गैसियस जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, बैक्टीरिया वाइड रेंज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सकता है। बैक्टीरिया कैन टॉलरेट ऑस्मोटिक प्रेशर वेरिएशंस। क्यों बर्दाश्त कर सकता है? ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी सेल वॉल में बहुत तगड़ी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, स्वाभाविक ताकत होती है उसके अंदर, जो उसे जिंदा करने में, जिंदा रखने में या उसको झेलने में मददगार बनाती है। तो उसकी सेल वॉल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो हर ऑस्मोटिक प्रेशर में जिंदा रह सकती है। दे कैन ग्रो इन कल्चर मीडियम विद वेरिंग कंटेंट ऑफ साल्ट, शुगर एंड सोल्यूट। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाएगा। एक सोल्यूशन लीजिए, चीनी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, बदलेगा ही बदलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और एक चीज़, बैक्टीरिया कभी भी लाइट में या सनलाइट में ग्रो नहीं करती है। इसीलिए जब भी किसी चीज़ की गड़बड़ी होती है या कोई भी चीज़ आपके घर में ख़राब होने को होती है, आप धूप दिखाते हैं भैया, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ डिक्लाइन कर जाती है सनलाइट में,
ठीक है, इसलिए धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो लाइट में कभी भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करती है, लाइट सेंसिटिव होती है, डार्कनेस रिक्वायर होती है, यानी अंधेरा रिक्वायर्ड होता है अगर उसकी अच्छी खासी ग्रोथ आपको करानी है तो। आज का वीडियो बस इतना ही। कल हम लोग कुछ कर्व के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अपनी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप लिख करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।